जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर मित्रा के संजन में आपका स्वागत है। अगर रोग और रोग के कारण की पहचान हो जाए तो सारी चिंता मिट जाती है। इसलिए वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत की शर्मनाक हार से न तो मैं शर्मिंदा हूँ और न ही चिंतित हूँ। भारतीय क्रिकेट के राहु केतु दोष को पहचानने वाले ज्योतिषों ने टीम इंडिया की हार के वास्तविक कारण की पहचान कर ली है। उस शख्स की पहचान कर ली है जिसकी वजह से टीम फाइनल हार गई। असली पनौती को चिन्हित कर लिया। गनीमत है कि वह शख्स टीम का सदस्य नहीं है। इस रहस्य उद्घाटन से टीम के सारे सदस्य बाल बाल बच गए हैं और चयनकर्ता भी राहत की सांस ले रहे हैं। अब कोई विश्लेषक कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति, सूझबूझ, निर्णय और 11 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी उंगली नहीं उठा सकता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि मैदान में टिके रहने, बल्ला घुमाने, गिल्लियां उड़ाने, बॉल को स्विंग कराने या चुस्त क्षेत्ररक्षण से जीत हासिल नहीं होती है। स्टेडियम को अपशगुनी कदमों और मनहूस नजरों से बचाकर ही फाइनल मुकाबला जीता जा सकता था। हमारी टीम लगातार 10 मुकाबले इसलिए नहीं जीतती गई कि हमारे खिलाड़ी तालमेल, लय के साथ अच्छा खेलते रहे। वे जीतते इसलिए रहे कि बुरी नजरों से बचे रहे। फेसबुक पर इन ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा जारी निष्कर्ष उनकी सोच, समझदारी, सलाहियत पढ़ पढ़ कर क्रिकेट के दीवाने दंग हैं। इनके प्रति श्रद्धा निवेदित करना चाहते हैं। काश हम फाइनल मुकाबले से पहले यह समझ गए होते कि अच्छा खेलने से नहीं, इनकी बकलोली और थेथराई से ही जीत होगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी हैं। वे लिखते हैं कि गर्व की बात यह है कि करारी हार का कारण ढूंढ चुके क्रिकेट के इन मर्मज्ञों की संख्या एक दो नहीं, लाखों की तादाद में है। सोशल मीडिया पर जहां तक मेरी नजर जाती है, ऐसे धुरंधर मुफ्त में अपने ज्ञान की गगरी उड़ेले जा रहे हैं। आपका सीना यह जानकर 56 इंच का हो जाएगा कि भारतीय क्रिकेट की रग रग से बाकी विशेषज्ञों की ये टोली देश भर में और बिहार के कोने कोने में तो फैली है ही, हमारे मुजफ्फरपुर में भी कदम कदम पर बहुतायत है। अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारतीय क्रिकेट की दशा दिशा सुधारनी हो तो हमारे मुजफ्फरपुर शहर में ही सैकड़ों भावी टीम मैनेजर मिल जाएंगे। अब खिलाड़ियों की मानसिक शारीरिक क्षमता बढ़ाने या खेल में सुधार के लिए माथापच्ची की जरूरत ही नहीं रही। फेसबुक या कमेंटेटर चुटकी बजाकर टीम को जीत दिलाएंगे। मैं ताज्जुब इस बात पर हूँ कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरपुर में मारे मारे फिर रहे इन महारथियों की भनक कैसे नहीं लगी। हमारा शहर भले ही आज तक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर नहीं दे पाया, हमारे यहाँ मैच जिताने वाले एक से बढ़कर एक फेसबुकिया कमेंटेटर निठल्ले बैठे हैं। जरूरत इस बात की थी कि हम इन बयान बहादुरों की प्रतिभा का इस्तेमाल किए होते। अगर समय पर पता चल गया होता तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में फाइनल में हमारी शर्मनाक हार कदापि नहीं होती। दरअसल हमारे शहर के इन महारथियों को डीन हाँकने की आदत नहीं है। इसलिए इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले सोशल मीडिया पर अपने क्रिकेट ज्ञान का बखान नहीं किया। भले आज ही टीम इंडिया की पर हाय तौबा मचा रहे हैं, हार का एकमात्र कारण सार्वजनिक कर रहे हैं। इन्होंने टूर्नामेंट से पहले सोशल मीडिया पर यह नहीं बताया कि भारतीय टीम को कैसे जीत मिलेगी, भारतीय क्रिकेट को किन बुरी नजरों से बचाना है। यही तो इनका बड़प्पन है। भले टीम हार गई, लेकिन इन्होंने भारतीय टीम को जिताने की तरकीबें पहले ही सार्वजनिक नहीं की, अपनी नायाब नुस्खे का बेजा इस्तेमाल नहीं किया ताकि क्रिकेट की मर्यादा अक्षुण्ण रहे। इसे कहते हैं खेल भावना। मुजफ्फरपुर के क्रिकेट महारथियों ने बेईमानी की और अपने देश की टीम को पहले ही बैठे बिठाए जीत की कारगर रणनीति बता डाली। अगर इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी काबिलियत और फाइनल मैच जिताने की रणनीति का खुलासा कर दिया होता तो सिर्फ राहुल द्रविड़ ही नहीं, बल्कि दुनिया की तमाम क्रिकेट टीमों के मैनेजर, कोच व मेंटर की छुट्टी हो गई होती।
सभी देशों में टीम मैनेजर और कोच के पदों पर उन मेडकों की तैनाती हो जाती जो टीम इंडिया की हार के बाद फेसबुक पर ट्विटर कर रहे हैं। तो विवेश आगे लिखते हैं कि अब ये गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनहूस कदमों की वजह से गुजरात में हमारी हार हुई। मुझे तो लगता है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। इन्हें दोषी को पहचानने और बेनकाब करने का मौका मिल गया है। अगर टीम हारती नहीं तो ये किसे और कैसे दोषी ठहराते, अपने क्रिकेट का ज्ञान बखान कैसे कर पाते। सच पूछिए तो इन ज्योतिषविदों को इसी दिन का इंतजार था। फेसबुक पर इनकी रनिंग कमेंट्री पढ़ते पढ़ते मेरा सीना भी 56 इंच का हो गया है। अब दुनिया वाले चाहें तो हमारे इंजीनियरों की तरह क्रिकेट के काबिल कमेंटेटरों को भी अपनी अपनी टीम के लिए हायर करें। आईपीएल, वनडे, टी20, टेस्ट मैच से लेकर काउंटी क्रिकेट तक के लिए हमारे पंडित पनौती मनौती की सूची लेकर उतरेंगे। अपने अनुभव और दिव्य ज्ञान की बदौलत ये इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण मनहूस हैं। प्रधानमंत्री के अपशगुनी चरण पड़ने से ही टीम इंडिया की करारी हार हुई है। अगर ये और गहराई से छानबीन करेंगे तो चौंकाने वाले खुलासे होंगे। ये धीरे धीरे रहस्योद्घाटन करेंगे कि सिर्फ पांव ही नहीं, प्रधानमंत्री की आंखें और उनकी जुबान भी अपशगुनी है। शुभ फलदायी पांव वाले सपूतों को सिर्फ चुनिंदा माताएं जन्म देती है। इन सपूतों को टीम इंडिया का कोच, मैनेजर, मेंटर बनाने के दो फायदे होंगे। इनका क्रिकेट ज्ञान इतना विलक्षण है कि इनकी सलाह, ट्रेनिंग, कुशल प्रबंधन और बकैती से टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरा कमाल, इनके पवित्र कदम करेंगे। इनके कदमों के लक्षण इतने शुभ है कि टीम इंडिया हारी हुई बाजी भी जीत लेगी। ऐसे लक्षणमान लोगों की हमारे शहर में भी भरमार है। यही वजह है कि हमारे शहर का चतुर्दिक विकास हो रहा है। वहीं देश, शहर या समाज तरक्की करता है जहाँ के लोगों के लक्षण कर्म अच्छे होते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में ऐसे लक्ष्यमान पत्रकारों, सांसदों, विधायकों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, साहित्यकारों की भरमार है। सोशल मीडिया और खासकर फेसबुक पर सुबह से शाम तक लक्षण, सुकर्म और संस्कार की त्रिवेणी बहती है। अगर आपको अपने बच्चों को संस्कारी बनाना हो, उनके पैर से लेकर जुबान तक ईश्वरीय शक्ति बढ़ानी हो, तो उन्हें सुबह शाम नियमित रूप से फेसबुक पर भेजिए। यहाँ बिखरी पड़ी नैतिकता, संस्कारी भाषा और ज्ञान भंडार से आपकी अगली पीढ़ी के लक्षण कर्म सुधर जाएंगे। सोशल मीडिया पर हमें ऐसे शुभ लक्षण कर्म वाले क्रिकेट के विशेषज्ञ आसानी से मिल जाएंगे जिन्हें स्टेडियम में बैठा देने मात्र से टीम हर मैच जीतेगी। कोच को हटाकर उनकी जगह फेसबुकिया ज्ञानी पंडितों को टीम में बहाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मैच जिताने वाले मंत्र जाप, पूजा पाठ और मनौती की भी भरपूर जानकारी उपलब्ध है। फाइनल जीतने की मनौती में चूक और पनौती की पहचान के बाद यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना है कि 10 मैचों में आक्रामक खेलने वाले खिलाड़ी फाइनल मैच में शुरू से अंत तक सुरक्षात्मक खेलने को विवश कैसे हुए। हम इस कड़वे सच को झुठला नहीं सकते कि जिन आरंभिक 10 मैचों के दौरान स्टेडियम में प्रधानमंत्री के अपशगुनी चरण नहीं पड़े, हमारी टीम जनादन जीतती गई। भले ही हमारा कप्तान 11 में से 7 मैचों में 50 रन तक क्रीज पर नहीं टिका रह पाया, हम सेमीफाइनल तक जीतते रहे। भले ही ओपनिंग जोड़ी ने मजबूत बुनियाद नहीं डाली, हम जीतते रहे। हमने फाइनल मुकाबले में यह नहीं सोचा कि क्रीज के एक छोर पर डटे रहकर ढाती टीम को संभालना जरूरी था या विध्वंसक बल्लेबाजी। जब विराट कोहली 50वीं सेंचुरी के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा था, रोहित शर्मा विध्वंसक बल्लेबाजी से 50वें छक्के के रिकॉर्ड की ओर बढ़ता रहा। जब जब टीम ढहने का खतरा मंडराया, विराट कोहली चौके छक्के लगाने के बजाय पिच पर दौड़ने लगा। स्ट्राइक बदलता रहा। हमारा कप्तान फाइनल मैच को टी20 वाले अंदाज में, अंतिम वर्ल्ड कप और आखिरी सांस के अंदाज में खेला। भले ही मजबूत बुनियाद नहीं डाली जा सकी, चौको छक्कों की बरसात कर डाली, छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। हमारे खिलाड़ी नहीं हारे, अब सगनी चरणों की वजह से हमारी आखिरी आस टूट गई। शुरुआती 10 मैचों में हमारे मध्यक्रम बल्लेबाज रनों के पहाड़ खड़े करते रहे और दबाव में आ चुकी प्रतिद्वंदी टीमों के विकेट चटकाकर हमारे गेंदबाज वाहवाही बटोरते रहे। फाइनल में बल्लेबाजी
फ्लॉप, सुपर फ्लॉप नहीं, क्या हुई, हमारे गेंदबाज एरियां रगड़ते रह गए। जब हमारे बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर खरीद किए, तब गेंदबाज भी दबाव में आ चुकी प्रतिद्वंदी टीमों को आसानी से हेकड़ी दिखाते गए। फाइनल में हमारे गेंदबाजों ने 240 के मामूली स्कोर के सामने उत्तरी प्रतिद्वंदी बल्लेबाजों को धूल चटाकर झूठी मर्दानगी दिखाने से परहेज किया। फॉर्म में चल रहे हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को 240 के नीचे समेटने की कोशिश तक नहीं की। बाकी की कसर ढीली फील्डिंग ने पूरी कर दी। यह हमारे गेंदबाजों की खेल भावना की अनूठी मिसाल थी। मेरी सलाह है कि भविष्य में किसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में कदम रखने पर कानूनी पाबंदी लगाई जाए, या प्रधानमंत्री खुद कसम खा ले कि अब जीवन में कभी क्रिकेट मैच देखने नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे नई दिल्ली एशियाड 1982 के दौरान पुरुष हॉकी टीम के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की पाकिस्तान से 7-1 की करारी हार के बाद स्टेडियम में अमिताभ बच्चन के साथ मौजूद जया बहादुरी ने जीवन में कभी भी हॉकी मैच नहीं देखने की कसम खाई थी। याद रहे कि उस मैच को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बूटा सिंह के साथ मौजूद थी। भला हुआ कि उन दिनों फेसबुक का इजाद नहीं हुआ था। तत्कालीन अखबारों ने शर्मनाक हार के लिए इंदिरा गांधी के अपशगुनी कदमों को निशाना नहीं बनाया था। मैच हार चुकी टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इंदिरा गांधी खिलाड़ियों के कंधों पर हाथ रखने की जहमत नहीं उठाने गई। उन्होंने मन ही मन आगे कभी हॉकी मैच नहीं खेलने की देखने की कसम खा ली। सच में तो नरेंद्र मोदी ने हद कर दी। अहमदाबाद स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार चुकी टीम को हौसला देने के लिए अपनी मनहूस कदमों से चलकर ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे, समी को गले लगाकर महापाप किया। यह नरेंद्र मोदी का पहला पाप नहीं था। इन्होंने चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने पर भावुक होकर रो पड़े इसरो वैज्ञानिकों के जीवन को भी गले लगाकर ढांढस बंधाया था। मैं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी नौबत ही ना आए जब हमारी टीम एक भी मैच हारे और हमारा प्रधानमंत्री अपशगुनी कदमों से चलकर खिलाड़ियों वैज्ञानिकों को ढांढस बंधाने पहुंच पाए। लोकसभा में बहुमत दल के नेता के चयन से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लक्षण कर्म की जांच अनिवार्य घोषित की जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि भावी प्रधानमंत्री के चरण और उनकी आंखें अपशगुनी और मनहूस तो नहीं है। यह देखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार पाखंडी है या पवित्र पंडित, पत्नी को त्याग सकता है या प्रजातांत्रिक मूल्यों को, गांधी की हत्या से पहले गांधीवादी आदर्शों को मार डालेगा या आगे भी गांधीवाद का गला घोंटता रहेगा, अंदर के ठाकुर को मारेगा या सत्ता के लिए ठाकुरों को अपमानित करेगा। गांधीवादी सेकुलर समाजवादी चादर ओढ़कर उल्लू बनाता रहेगा या रामनामी चादर ओढ़कर शासन सत्ता को गुजरात की जागीर बना डालेगा या नकली गांधी परिवार की रखैल बनाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटेगा। अपने दादा का नाम लेने से कतराता है या परनाना के नाम की माला जपता है। उल्लू का उल्लू है या पट्ठा, पप्पू है या पलटू, मशीन में आलू डालकर सोना निकालेगा या विदेशों से काला धन वापस लाएगा। इटालियन है या इंडियन, पारसी है या कश्मीरी पंडित, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए चीनी सेना के लिए सरहद पर रसद पहुंचाएगा या भारत को चीनी उत्पादों का बाजार बनाए रखेगा। नेपाल लद्दाख से पीओके तक हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीनी कब्जा पर पर्दा डालेगा या गलवान घाटी में अपने जवानों की बलि देगा। जनता को जाति के नाम पर बांटकर लूटेगा या धर्म के नाम पर बांटकर राज करेगा। इन बेकार के सवालात में वक्त बर्बाद करने के बजाय सिर्फ एक बात की जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के चरण और आंखें अपशगुनी तो नहीं। मैं चाहूंगा कि राहुल बाबा जनेऊ धारण कर मंदिरों में भटकना छोड़ दें। अगर कांग्रेस की वापसी चाहते हैं तो बिहार आए, जमीनी सर्वेक्षण के बजाय फेसबुक पर जनादन जारी हो रहे सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर लें। उन महान हस्तियों को गले लगाएं जो कभी पानी पी पी कर राहुल की दादी और परनाना को गालियां दिया करते थे। नेहरू फिरोज गांधी खानदान को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते थे। शायद राहुल बाबा इसलिए इनके पास आने से हिचकते हैं। भरोसा रखें, आपके खानदान को गालियां देने वालों का काया पलट चुका है, आंखें खुल गई है। आपकी दादी और पापा को धूल चटाने वालों को अपराध बोध हुआ है, पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं।
भले ही उन्होंने आपके खानदानी वट वृक्ष को 1989 में उखाड़ फेंका, अब फिर से सूखी डाली को लगाना चाहते हैं। अब फिर से सूखी डाली को लगाना चाहते हैं। आपके खानदान की जड़ में खाद पानी डाल रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष में से किसी को भी वंशवाद और भाई भतीजावाद पर उंगली उठाने का हक नहीं है। इसका विरोध मत करो कि भाजपा ने जातियों, खानदानों और खास खास परिवारों के नाम पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को गिरवी रख दिया है। इस पर भी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है कि संगठन हो या सरकार, नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति श्रद्धा, प्रतिबद्धता और ईमानदारी नहीं है। हमें सिर्फ प्रधानमंत्री की अपशगुनी चरण पर प्रहार करना है, और अगर कोई हमारी छेछरई की राग में खलल डाले तो भक्त भक्त चिल्लाना है। भूखे भजन न होए गोपाला। सरकारी रोटी, मलाई, रबड़ी और खजाने पर पलते आ रहे संगठनों, संस्थाओं, अकादमी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। इन संस्थानों पर कभी जातिवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद का परचम लहराया करते थे। इनकी सिर्फ रोटी ही नहीं छीन ली गई, देश विदेश की विमान यात्रा, गेस्ट हाउस और 5 सितारा होटलों में अय्याशी पर भी पाबंदी लगा दी। वे भी क्या दिन थे जब सरकारी खर्च पर गुलछर्रे उड़ाया करते थे। हमारे बिहार में कहावत प्रचलित है, बाल बाल उखड़े नहीं, बरियार खाना। ये बरियार खां जनता के बीच नहीं जा सकते, लिहाजा सोशल मीडिया पर गरजते रहेंगे। तेजस्वी इसलिए सत्ता से दूर हैं कि वे सिर्फ एमवाई तक सिकुड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर उन्होंने एमवाई की चिंता छोड़कर फेसबुकिया बरियार खां पर भरोसा कर लिया तो नरेंद्र मोदी की हार तय है। ऑस्ट्रेलिया हो या नरेंद्र मोदी, उन्हें बकलूली और थेथरई से ही हराया जा सकता है। अगर लोकसभा चुनाव 2014 में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में इन बहान बहादुरों को चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई होती तो 10 वर्षों से अजय अजय निषाद की अकर्मण्यता, नालायकी पर आंसू बहाने की नौबत नहीं आती। पूरी दुनिया हमें पढ़ लिख कर, पढ़ सुनकर हैरान है। कमाल, भारत कमाल का देश है। टीम हारती है तो प्रधानमंत्री की वजह से, और लगातार जीतती है तो दुआओं, पूजा पाठ की बदौलत। मेरा अंतिम निवेदन है कि लगातार 10 मैच जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को बधाई न दें, उन पर भूल कर भी गर्व नहीं करें। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगी, तो आप इसे सुनिए और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।